सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आप लोग को पता है कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो चुका है और बच्चों का इंट्रेंस भी खत्म हो चुका है। अब आने वाला है आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम और इसके लिए आपका साथ कौन देने वाला है? तो हर बार की तरह इस बार भी आपका सारथी आपके साथ खड़ा है और आपका सारथी इस बार भी श्री कृष्ण भगवान बन के और आपको इस महाभारत के युद्ध में, यानी ये जो आपका सेमेस्टर का युद्ध है, इसमें आपको डेफिनेटली विजयी बनाएगा। तो स्टूडेंट्स जो भी अभी तक इंतजार कर रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो बच्चे अभी तक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाएं और सिलेबस डिस्कशन का वीडियो देख लें, ये जान लें कि हमारे सिलेबस में इस बार कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ फर्स्ट। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ कब आया और इस समय कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखा है सबसे पहले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। द कंपनी बिल 2011 which was passed by the Lok Sabha on 18th December 2012 and by Rajya Sabha on 8th August 2013 became an act called as the Companies Act 2013. The Companies Act 2013 received the assent of President of India on 29th August 2013 and came into force with effect from 30th August 2013. अब इसमें हमको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि कंपनीज एक्ट 2013 की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए हमारे देश में कोई भी कानून यदि बनाया जाता है तो कानून बनाने का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, कोई कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करती है और उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में एज अ बिल पेश किया जाता है और उस बिल को यदि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो फाइनली वो बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के हाथों में और वहां पे चाहिए होती है प्रेसिडेंट की एक सिग्नेचर और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो बिल एक एक्ट में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो विधेयक एक कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे देश में कानून बनाने की ये जो श्रृंखला है वो ऐसे होती है। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में कंपनी बिल जो था वो 2012 में लाया गया था और कंपनी बिल जो था वो 2011 में लाया गया था। फिर उसको लोकसभा में पास किया गया 18 दिसंबर 2012 को, उसको राज्यसभा में पास किया गया 8 अगस्त 2013 को और फाइनली कंपनी बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है। आपके लगभग दिन था वो 29 अगस्त 2013 और 29 अगस्त 2013 को जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो कंपनी बिल जो था वो कंपनी बिल से कंपनीज एक्ट 2013 में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद से हमारा एक नया नवेला कानून आ जाता है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले हमारे देश में कानून हुआ करते थे कंपनीज के लिए, कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन आज अभी हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है क्योंकि समय बीतने के साथ साथ देश के कानूनों को भी बदलना पड़ता है। बिकॉज यू नो एवरीथिंग चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जब प्रकृति परिवर्तित होती है तो हमको प्रकृति के हिसाब से अपने आप को, हमारे देश के कानून को, हमारे देश के संविधान को, सारी चीजों को बदलना पड़ता है और इसीलिए कंपनीज एक्ट 1956 को बदल के कंपनीज एक्ट 2013 पास किया गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है ये कि कंपनी बिल जो है वो कब लाया गया था। तो कंपनी बिल लाया गया था 2011 में। कब लाया गया था स्टूडेंट्स? कंपनी बिल लाया गया था 2011 यानी 2011 में। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी बिल को लोकसभा में किस तारीख को पास किया गया था, इस पे एमसीक्यू डेफिनेटली बनेगा। तो कंपनी बिल को लोकसभा द्वारा पास किया गया था 18 दिसंबर 2012। सबसे पहली चीज, कंपनी बिल 2011 में लाया गया, कंपनी बिल को लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को पास कर दिया गया और फिर राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को पास कर दिया गया और इसके बाद से फाइनली 29 अगस्त 2013 को हमारे कंपनीज बिल को
एसेंट मिल जाता है, यानी सहमति मिल जाती है हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति का, और वो कंपनी बिल बन जाता है कंपनीज एक्ट 2013। और वो कंपनीज एक्ट 2013 लागू होना शुरू हो जाता है 30 अगस्त 2013 से। तो ये थी कंपनीज एक्ट की कहानी। कंपनी बिल 2011 में आया, 18 दिसंबर 2012 को कंपनी बिल को पास किया गया लोकसभा के द्वारा, 8 अगस्त 2013 को पास किया गया राज्यसभा के द्वारा, और फिर 29 अगस्त को मिलता है प्रेसिडेंट का एसेंट, और इसके बाद से कंपनी बिल से कंपनीज एक्ट 2013 में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात करते हैं। द कंपनी बिल 2011 विच वॉज पास्ड बाय द लोकसभा, ये तो हो गया है। आगे देखते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ 470 सेक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कितने सेक्शंस हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है स्टूडेंट्स? टोटल आपके 470 सेक्शंस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल आपके 470 सेक्शंस है, और इसमें 29 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सर। कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करिए। तो कंपनीज एक्ट में हमने देखा कि 470 सेक्शंस होते हैं, 29 चैप्टर्स होते हैं, और साथ ही साथ 7 शेड्यूल्स होते हैं। कितने शेड्यूल्स होते हैं दोस्तों? 7 शेड्यूल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 7 शेड्यूल्स। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है कि कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, क्या है? 7 शेड्यूल्स हैं, 470 सेक्शंस हैं एंड 29 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कंपनीज एक्ट 1956 की, तो इसमें as many as 188 sections of the Companies Act 1956 have been dropped in the Companies Act 2013। यानी जो 188 सेक्शंस थे वो कंपनीज एक्ट 2013 में डाले गए हैं, जो कंपनीज एक्ट 1956 में थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। The concept of one person company OPC has been introduced by this act, which means a private limited company having only one person as a member। यानी ये केवल कंपनीज एक्ट 2013 का ही कंसेप्ट है जिसमें 1 पर्सन कंपनी का एक रिकॉग्निशन मिला है। 1 पर्सन कंपनी यानी एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें केवल एक इंसान मालिक होता है, उसको हम 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 के पहले नहीं हुआ करता था। 1 पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद से ही आया। ठीक है, दूसरी चीज, the private companies can now have maximum of 200 members as against the maximum 50 as provided in the Companies Act 1956। This increase would provide greater scope for operation of private companies। यानी यदि हम बात करें पहले वाले कंपनीज एक्ट की, यानी कंपनीज एक्ट 1956 की, तो उसमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या थी वो 50 तक थी, लेकिन आज उसको बढ़ा के 200 तक कर दिया गया है। यानी कंपनीज एक्ट 1956 ये कहता था कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में 50 से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में 200 तक मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका हो जाएगा 200। अगला, द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन into 3 distinct classes, that is the main, the ancillary and other objects, have been scrapped in the new Companies Act of 2013, and now only the objects for which the company is incorporated are required to be mentioned in the memorandum of association, that is MOA। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो उसमें हम कहीं ना कहीं केवल एक ऑब्जेक्ट की बात करते थे, लेकिन आज जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कहता है कि कंपनी का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक एंसिलरी ऑब्जेक्ट होता है और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंपनी के, मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। चौथा पॉइंट है इसमें से, वेयर मनी रेज्ड फ्रॉम पब्लिक थ्रू द प्रोस्पेक्टस हैज नॉट बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस
an object it was raised, the unspent money cannot be utilized for any other object unless a special resolution for this purpose has been passed and the disseminating shareholders are provided an exit opportunity. इन इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि आपने पब्लिक से मनी रेज किया है और पब्लिक को एक ऑब्जेक्ट बताया, एक उद्देश्य बताया है कि पब्लिक हमने आपसे जो मनी रेज किया है उसको हम इस ऑब्जेक्ट से इस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। यदि आप उस ऑब्जेक्ट के लिए उस पैसे को यूज नहीं करते हैं तो आपको यानी कंपनी को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। जितने भी शेयर होल्डर्स इस बात पे एग्री नहीं है कि कंपनी हमारे लिए हुए पैसे को उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस उद्देश्य के लिए खर्चा नहीं करेगी जिस उद्देश्य के लिए उसने मांगा था, और जो शेयर होल्डर्स इस बात पे राजी हैं कि कोई बात नहीं, आपने हमसे पैसा ले लिया है, आप चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगाएं, आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए मांगे थे उसके लिए लगाएं या फिर आप किसी और ऑब्जेक्ट के लिए लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स इस बात पे राजी नहीं है, तो आपको उनका कंसेंट लेना पड़ता है, और यदि वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका पैसा उनको वापस करना होता है। उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पैसा उनको दिया गया है, पैसा उनसे लिया गया इस ऑब्जेक्ट के लिए, इससे उनको छुटकारा देना होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नंबर 5, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनीज हैव बीन फेयरली लिबरलाइज्ड एंड नाउ कंसीक्वेंट टू द एनफोर्समेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनीज कैन बाय बैक देयर शेयर्स। यानी पहले जो शेयर्स को बायबैक करने का प्रोविजन था वो काफी डिफिकल्ट हुआ करता था, काफी रेस्ट्रिक्टिव नेचर का हुआ करता था। यदि किसी कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए हैं तो बायबैक करने में काफी तकलीफें आती थी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज कोई भी कंपनी शेयर्स को बायबैक कर सकती है बड़े आसानी से। उसकी पॉलिसी को, उसके प्रोसीजर को काफी लिबरलाइज कर दिया गया है, काफी आसान कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला देखते हैं 6 पॉइंट्स। द परमिसेबल लिमिट ऑफ 18 months for holding first annual general meeting AGM from the date of incorporation has been curtailed to 9 months। यानी पहले अगर कोई भी कंपनी बनी है, फॉर एग्जांपल आज हमने कोई कंपनी बनाई, तो कंपनीज एक्ट 1956 ये कहता था कि जिस दिन आपने कंपनी बनाया है उसके 9 महीने के अंदर आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है। अब आप पूछेंगे एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? तो एनुअल जनरल मीटिंग एक ऐसा मीटिंग होता है जिसमें कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको एक जगह बुलाया जाता है, उनकी मीटिंग की जाती है, उसमें कुछ एजेंडाज डिस्कस किए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। और ये कहा जाता है कि यदि कोई भी कंपनी अब इनकॉर्पोरेट होगी तो उसको अपने इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने के अंदर अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग कराना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला है therefore now the company shall have to hold its annual general meeting within 9 months from the closure of its financial year, and in other case within the period of 6 months from the date of closing of financial year, section 96 subsection 1 provision। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि नॉर्मल केस की हम बात करें तो नॉर्मल केस में अगर कोई कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको 9 महीने के अंदर अपना एनुअल जनरल मीटिंग करा लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन स्पेशल केसेस में कंपनी को 6 महीने के अंदर भी कराने की अनुमति दी जाती है, यानी कंपनी 6 महीने के अंदर भी करा सकती है। और स्पेशल केस दिया है सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी किसी काम का नहीं है। अभी बस आप इतना जानिए, यदि कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो उस कंपनी को बनाने के 9 महीने के अंदर कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग करना होता है। और यदि हम बात करें कंपनी एक्ट 1956 की, तो वहां पे कोई भी कंपनी यदि बनाई जाती थी तो उसको 18 महीने के अंदर अपना एक एनुअल जनरल मीटिंग करना होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू एक्ट ऑफ 2013 वाइड इट्स सेक्शंस 149 makes it mandatory that the prescribed class or classes of companies shall have at least one woman director. It also provides that at least one director of the board must have stayed in India for not less than 182 days in the previous calendar year। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो नया एक्ट है 2013 का, इसका जो सेक्शन 149 है वो ये मैंडेटरी करता है
कि अगर आपके कंपनी में कोई भी वुमेन डायरेक्टर है तो उस वुमेन डायरेक्टर को अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आप ऐसे ही वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं जो हमारे देश में पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 दिन हमारे देश में ठहरी हो। यानी वुमेन डायरेक्टर के रूप में आप एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे महिला को ही नियुक्त कर सकते हैं जो महिला पिछले साल 182 दिन कम से कम हमारे देश में रही हो। यानी हमारे देश की यदि वो रेसिडेंट है तभी उसको एज अ वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का आपको अधिकार मिलता है, अन्यथा आपको नहीं मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंपनी लॉ एज रिगार्ड्स डायरेक्टर्स रिलेट्स टू मैंडेटरी प्रोविजन फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी to have at least 1/3 of the total number of its directors on its board as independent directors. The independent directors shall be a non-executive director, not being a promoter or key managerial person. इसमें कहा जा रहा है कि एक जो और सिग्निफिकेंट चेंज, यानी एक और जो महत्वपूर्ण चेंज लाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो चेंज ये है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी यदि बोर्ड मीटिंग कर रही है तो उसके बोर्ड में कम से कम, कोई भी लिस्टेड कंपनी का जो बोर्ड होना चाहिए उसमें कम से कम 1/3 एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। यदि अगर 3 डायरेक्टर्स जो आपकी कंपनी के हैं उसमें से कम एक डायरेक्टर आपका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जिसको कंपनी से कोई मतलब नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी से इंडिपेंडेंट है, जिसके डिसीजंस कंपनी के फेवर में नहीं, पब्लिक के फेवर में, शेयर होल्डर्स के फेवर में होंगे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझिए आप कि एक जो और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज आया वो ये चेंज आया है कि अगर आप कंपनी में बोर्ड को अपॉइंट करते हैं तो बोर्ड में से अगर आपके 30 डायरेक्टर्स हैं तो 30 में से कम 10 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, जिनको कंपनी से कोई मतलब ना हो, जिनका डिसीजन हमेशा पब्लिक के वेलफेयर के लिए और शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। ठीक है, और वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो आपके कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होंगे, यानी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे और वो एट द सेम टाइम आपकी कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल भी नहीं होंगे, यानी KMP भी नहीं होंगे। पहली चीज, अगर आप अपने कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें से कम 1/3 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें से कम 1/3 जो डायरेक्टर्स होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, और दूसरी चीज, वो जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो आपके कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और ना ही आपके कंपनी का प्रमोटर होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स। आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपको ये जो चीजें हैं वो बोरिंग लगे, इसलिए हम जो बाकी चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको जो लेक्चर बताया गया है वो कंपनी लॉ से संबंधित है, और लॉ के जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको ध्यान से एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार समझना होगा, इसलिए मैं भी बार बार आपको रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपको PDF मिल जाए तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, हमारा टारगेट सेमेस्टर चैनल अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।